हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास सेवन्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर के सेकंड लेसन जिसका नाम है किंग ब्रूस की स्टोरी जिसमें दे रखी है ट्राई अगेन के पार्ट को हमने पढ़ लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लेट अस डिस्कस वाले सेशन में पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। शेयर योर आंसर विथ टीचर। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है, उसको देखते हुए हम लोग दूसरे आंसर जो है वह फिलअप करेंगे। द पोयम रिटन इन नरेटिव स्टाइल टेल अस द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वॉज फिलिंग। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है आफ्टर फेलिंग मल्टीप्लाई टाइम्स टू अचीव समथिंग। यहाँ पर जो पहला रिक्त स्थान है उसमें हम लोग लो जैसा यहाँ पर दे रखा है वो हम लोग फिलअप करेंगे। आफ्टर फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग डेश फॉर हिज पीपल। यहाँ पर इसमें आएगा ग्रेट फॉर हिज पीपल, कुछ अच्छा वह अचीव करना चाहता था। इन द मोमेंट ऑफ डेस्पेयर, यहाँ पर डेस्पेयर फिलअप होगा। ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबोव। द स्पाइडर डैश डैश एवरी टाइम, यहाँ पर आएगा ट्राइड। इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल। इट मेड 9 डैश डैश, तो यहाँ पर आएगा अटेम्प्ट एंड फाइनली सक्सीडेड। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड यहाँ पर डैश डैश के अंदर आएगा कॉन्क्योर्ड एंड so would he, inspired by the spider's determination, King Bruce decided to strive when he, यहाँ पर strive फिलअप करेंगे। और यहाँ पर आएगा when he did mounted this time he ultimately succeeded। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज सुटेबली। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है उसके अंदर सही भरिए। वी कैन से दैट द पोएट यूजेज द नरेटिव स्टाइल बिकॉज, यहाँ पर कवि ने या लेखक, यहाँ पर जो लेखक है उसने नरेटिव स्टाइल का यूज़ किया है। क्यों? बिकॉज इट टेल्स अ स्टोरी, यह हमको एक कहानी बताती है। क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, जो है वह प्राचीन कहानी को बहुत ही सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर घटनाओं में बताया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया क्या है, तो यह कह सकते हैं परसिवरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेवर गिविंग अप, कभी भी त्याग नहीं करना या छोड़ नहीं देना किसी चीज़ को, इसके बारे में इम्पोर्टेंट को हमको बताता है और लगातार प्रयास करने के बारे में बताता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है पिक द एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन कहा गया है कि इस कहानी के या इस कविता के 3 एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखिए। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, जो स्पाइडर के एफर्ट को बताती हैं, ऐसी 3 लाइनें कौन सी हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पाइडर वॉज स्विनिंग हर सेल्फ इन द एयर बाय अ थ्रेड दैट वाज अ फिल्मसी एंड थीन। ये पहला एग्जाम्पल है। शी फेल एंड शी डिड नॉट गिव अवे अप, और विद शी वेंट और टिल हर गोल वॉज वॉन, यह इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है अलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड सेम कंसेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। यहाँ पर कहा गया है ब्रूस बिगिनिंग टू सिंक हेड एंड द हार्ट डिड नॉट डेस्पेयर। यह इसकी लाइनों को हम रिपीट कर सकते हैं। जो रिपीट में यहाँ पर बी जो शब्द है वह रिपीट किया गया है। हेड एंड हार्ट, यहाँ पर हेड और हार्ट में एच रिपीट किया गया है। और डीड नॉट डेस्पेयर, यहाँ पर डीड में डी और डेस्पेयर में डी जो है वो रिपीट किया गया है। तो अलिट्रेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग 3 दे चुके हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है वाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोयम। यहाँ पर ये जो शब्द हैं वह बार बार कवि जो है वह रिपीट क्यों करता है? जैसे शब्द हैं ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली, अप, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टू एम्फेसाइज द कंटिन्यूस पेशेंस एंड परसिस्टेंस एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम
फेल्यूर। यहाँ पर जो कंटिन्यूस एम्फेसाइज जो है उसको बताने के लिए, पेशेंस को बताने के लिए, धैर्य को बताने के लिए, एंड परसिस्टेंस एफर्ट लगातार प्रयास को बताने के लिए, रिक्वायर्ड टू ओवरकम फेल्यूर और असफलता से बाहर निकलने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हम लोग किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में से सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। पहला है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। यहाँ पर इस जो पोएम है उसकी राइमिंग स्कीम कौन सी दे रखी है, तो हम कह सकते हैं इसमें ए बी जो है राइमिंग स्कीम दे रखी है। दूसरा है ब्रेवो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रेवो जो है एग्जाम्पल है किसका, इंटरजेक्शन का। अर्थात यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कि आपको तत्काल किसी भाव को व्यक्त करने के लिए बताए जाते हैं, तो उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट यूजेज इट वॉज एंड इट इज फॉर द सेक ऑफ। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है, रिदम के लिए किया गया है, बार बार उच्चारण के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन में मेटाफोर और सिमिलीज के बारे में बताया गया है। अ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज etc। यहाँ पर जो मेटाफोर होता है वह ऐसे शब्द जो होते हैं वह ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं जहाँ पर दो चीज़ों का या दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उनके बीच लाइक या एज शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर। यहाँ पर यही बताया जाता है कि जो एक चीज़ है वह दूसरी ही बन गई है। हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज़, उनके बीच में इतनी सिमिलरिटीज़ बताई गई हैं बिटवीन दैन टू ऐड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग, कि वह अपने आप में एक बहुत ही गहरा उसका अर्थ देता है। तो इसी आधार पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई मेटाफॉर्स एंड सिमिलीज। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है मेटाफॉर और सिमिलीज क्या है इनमें से, तो राइट एम फॉर मेटाफॉर एंड एस फॉर सिमिली। मेटाफॉर के लिए एम लिखना है और सिमिली के लिए एस लिखना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ही रैन एज फास्ट एज चीता। यहाँ पर एज शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो हम लोग सिमिलीज को कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। यह दुनिया एक रंगमंच है, ऐसा कहा गया है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को वैसा ही बताया गया है, इसलिए यह मेटाफर है। थर्ड है, द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल। रात इतनी अंधेरी है जितना कि कोयला, यह सिमिली है, यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है। चौथा लाइन है, ही सैंग लाइक एन एंजल। उसने एंजल की तरह बोला, यहाँ पर भी लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम सिमिली कह सकते हैं। पांचवा है, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। यहाँ पर वॉइस को ही म्यूजिक बता दिया गया है, इसलिए यह एक मेटाफर है। अगला जो क्वेश्चन है वह, अगली लाइन जो है वह यह है, द क्लासरूम वॉज अ जू। अर्थात कक्षा ही चिड़ियाघर है, तो यहाँ पर जो मेटाफर के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। द बेबी स्लेप्ट लाइक ए लॉग। यहाँ पर बच्चा जो है वह एक लट्ठे की तरह लेटा हुआ था, तो लाइक शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए हम सिमिल कहेंगे। अगला है आठवां, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। उसकी मुस्कुराहट इतनी चमकदार है जितनी कि सूर्य, तो एज का प्रयोग इसलिए है, सिमिली है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द लेक वॉज अ मिरर। यह जो झील है वह एक दर्पण है, रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जो कि आसमान को रिफ्लेक्ट करती है, उसमें प्रतिबिंब बनाती है। यहाँ पर कहा गया है कि वह चीज़ वही बन गई है या इसकी रिफ्लेक्टिंग कर रही है, तो यहाँ पर सिमिली के रूप में इसको जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफोर एंड मेटाफोर टू सिमिलीज टू एग्जाम्पल हैव बीन गिवन। यहाँ पर सिमिली अगर दे रखा है तो उसको मेटाफोर में चेंज करना है, और मेटाफोर दे रखा है तो उसको सिमिली में बदलना है। पहला और दूसरा एग्जाम्पल बता दिया है यहाँ पर कि नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेज ऑफ ए माइटी ट्री। तो यहाँ पर इसको चेंज किया गया है, नॉलेज इज ए स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ ए माइटी ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है, हिज करेज वॉज ए बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो यहाँ पर हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज ए बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब और उसी को मैं सिमिली बनाया गया, हिज करेज वॉज लाइक ए बेगन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। इसी प्रकार हम लोग तीसरे सेंटेंस को इसमें चेंज करेंगे, द बुक वाज ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स। यहाँ पर यह मेटाफर है, इसको सिमिली में चेंज करना है, तो इस प्रकार से करेंगे, द बुक वॉज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स। अगला जो क्वेश्चन है चौथा,
हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटनड द डार्केस्ट डेज। यहाँ पर यह एक मेटाफर है, इसको भी हम लोग सिमिली के अंदर चेंज करेंगे। हर लाफ्टर वॉज एज स्वीट एज अ मेलोडी दैट ब्राइटनड द डार्केस्ट डेज। अगली पांचवी लाइन है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, द माउंटेन्स स्टूड एज ए गार्ड वॉचिंग ओवर द वैलीज बिलो। यहाँ पर ये सिमिली है, इसको हम मेटाफर में चेंज करेंगे। द माउंटेन वॉज ए ग्रेट गार्ड वॉचिंग ओवर द येलो वैली बिलो। छठा है, द नाइट वॉज लाइक ए वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड्स इन मिस्ट्री। यहाँ पर सिमिली है, इसको हम लोग मेटाफर में चेंज करेंगे। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक, यहाँ पर लाइक जैसे शब्द जो है वह हम लोग हटा देते हैं। रैपिंग द वर्ड्स इन मिस्ट्री। अगला है सातवां, ही हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन द समर मिडो। यहाँ पर लाइक शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब ये मिडो सिमिली है, हम इसको मेटाफर में चेंज करेंगे। हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर जो टेक्स्ट दे रखा है उसको पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है यहाँ पर, सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स इमोशनल स्टेट। यहाँ पर कहा गया है कि आप राजा जो था उसके फिजिकल इमोशनल स्टेट के बारे में, फिजिकल एक्सप्रेशन कौन से थे, इसको क्या कहा गया है, तो हम इसको कह सकते हैं लॉर्ड डेस्पेयर जो शब्द यूज़ किया गया है इस पोएम के अंदर वो उसके इमोशनल स्टेट को बताता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डेस्पेयर। यहाँ पर डेस्पेयर के पहले लो शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है, तो हम कह सकते हैं द पोएट यूजेज लो टू एम्फेसाइज द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ किंग्स सैडनेस। यहाँ पर राजा की जो मन की दुख जो है उसके इंटेंसिटी या गहराई को बताने के लिए, उसको अच्छे प्रकार से वर्णन करने के लिए लो शब्द का प्रयोग इस डेस्पेयर के पहले किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए सही शब्द का प्रयोग करिए। जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन द लाइन आफ्टर एंड आफ्टर ए वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, पॉज्ड, थॉट्स, नोटिस्ड एंड रेस्टेड। तो हम लोग थॉट्स जो शब्द है वह इसका सही शब्द मानेंगे। चौथा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनमें से सही को चुनिए। द फ्रेज सिल्कन फिल्म इज क्लू क्रिएचर एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज। यहाँ पर वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट जो शब्द है उसके लिए इसका प्रयोग सिल्कन फिल्मी क्लू के लिए किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इट इज सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड ट्रम्बल एवरी टाइम। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी को प्रयोग करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो टॉयल के लिए हार्ड, वैसे ही रोल के लिए टम्बल्ड, यह शब्द यहाँ पर किया गया है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन। यहाँ पर जो स्पाइडर है उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वह हाईलाइटेड किए गए हैं। बर्ड ऑफ द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके दो जो क्वालिटीज़ यहाँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हाईलाइट किया गया है। पहली जो है वह परसिवरेंस, अर्थात द स्पाइडर कंटिन्यूज इट्स एफर्ट डिस्पाइट फॉलिंग एंड फॉलिंग मैनी टाइम्स। अर्थात जो स्पाइडर है वह लगातार बार बार गिरने के बाद भी निराश नहीं होता है, अर्थात लगातार कोशिश करता है। परसिवरेंस यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसकी जो क्वालिटी है बताई गई है। दूसरा है डिटर्मिनेशन, अर्थात इट शोज ए स्ट्रॉन्ग विल टू रीच इट्स गोल एंड इट्स कमिट टू ट्राइंग अगेन। इसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है या दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, इसको यहाँ पर उसके क्वालिटीज के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक रूप में बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एक्सप्रेशन आह मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट ए सेंस ऑफ। यहाँ पर आह मी जो बताया गया वो क्या बताता है, तो यह एक उसके स्ट्रेस को बता रहा है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। यहाँ पर रीजन के साथ में इसका कारण क्या है यह आप यहाँ पर बताइए। यहाँ लिखा गया है तो हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, रिलेट, और आगे बताया गया है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, द पोएट डिस्क्राइब एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। व्हाट डज द टेल अस अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड दिस स्पाइडर।
कवि जो है वह डिस्क्राइब करता है हर स्पाइडर के एक्शन को ग्रेट डिटेल के साथ में। क्या चीज़ है जो कहती है हमें उसके स्पाइडर के एटीट्यूड के बारे में, तो हम कह सकते हैं डिस्क्राइब एवरी एक्शन इन डिटेल शोज द पोएट्स एडमायरेशन, अर्थात कवि जो है उसकी प्रशंसा एंड रेस्पेक्ट फॉर द स्मॉल क्रिएचर, जो छोटा सा जीव होता है उसके प्रति उसका जो रेस्पेक्ट है, उसके एडमायरेशन है, उसको बता रहा है इमेंस एफर्ट, और उसके जो लगातार प्रयास है उसको। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डेस्पेयर एंड नॉट गिव अप। जो यहाँ पर स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, वह हमको निराश नहीं होने और किसी चीज़ को जल्दी नहीं छोड़ देने के लिए कैसे प्रेरित करती है, तो हम कह सकते हैं द स्पाइडर इंस्पायर अस बाय शोइंग दैट इवन आफ्टर मल्टीप्लाई फेल्योर्स वन फाइनल ब्रेव एफर्ट कैन लीड टू सक्सेस। अर्थात अगर हम लगातार बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी असफल होते हैं तो हमारा एक अच्छा सा प्रयास, बहादुरी का प्रयास, हमको सफलता की तरफ ले जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है द पोएम टीचेस अस दैट फेल्योर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, एक्सप्लेन। जो यहाँ पर पोएम है वो टीचेस करती है, पढ़ाती है हमें कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम दिस मीन दैट ईच फेल्यूर इज ए लेसन, अर्थात हर असफलता एक हमारे लिए सीख होती है। दैट ब्रिंग अस क्लोजर टू आवर गोल, जो हमारे गोल की तरफ पास लाती है हमें। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेड फेल्स, जैसे लगातार रिपीटेड करने के बाद भी जो स्पाइडर है वो फेल हो जाता है, इवेंचुअली लीड टू फाइंडिंग द राइट वे टू क्लाइंब, और अंततः वह अपने सही रास्ते को पाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। छठा क्वेश्चन है द स्पाइडर्स जर्नी टेल अस, अर्थात जो स्पाइडर की जर्नी वो हमें बताती है दैट एनीवन कैन बी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, कि कोई भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन के अंदर। एलेबोरेट, इसको वर्णन कीजिए। तो हम कह सकते हैं द स्पाइडर्स जर्नी शोज दैट इवन द स्मॉलेस्ट मोस्ट इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर, अर्थात कोई भी छोटे से छोटा या हम लोगों से अनजान कोई चीज़ होती है या हम जिसको महत्व नहीं देते हैं, ऐसा जानवर या ऐसी चीज़ भी हमको प्रेरित कर सकती है। कैन टीचर्स, वो हमको सिखा सकती है। प्रोफाउंड लाइक लेसन, हमको ऐसा पाठ सिखा सकती है अबाउट स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंसेस, अर्थात लगातार कोशिश और हमको शक्ति इकट्ठा करने की प्रेरणा दे सकती है। अगला जो लेसन क्वेश्चन है लेट अस लर्न के अंदर, वो हमको बता रहा है। पहला क्वेश्चन राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ जो अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको, पहला दे रखा है अप का अपोजिट होता है डाउन, फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, ग्लेड का अपोजिट होता है सैड, विन का अपोजिट होता है लूज, और सक्सीड का अपोजिट होता है फेल। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, फ्रेम सेंटेंसेज ऑफ योर ओन फ्रॉम दीज वर्ड्स। यहाँ पर इन पंक्तियों में से आप लोग कौन से शब्द को इसका अर्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन दे रखा है प्लीज मेक एवरी एंडेवर्स टू अराइव ऑन टाइम। एंडेवर का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है, तो हम कह सकते हैं इसका तीसरी लाइन जो है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग। एंडेवर का अर्थ होता है एक करने के लिए कोशिश करना, न्यू और डिफ़िकल्ट, वह नया या महत्वपूर्ण कठिन हो उसको करने की कोशिश करने को एंडेवर कह सकते हैं। दूसरा है एंड टॉयल टायरलेसली टू सेव फूड फॉर रेनी सीजन। टॉयल का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं पहला वर्क वेरी हार्ड, अर्थात बहुत ही कठोर मेहनत करना, एंड और फॉर ए लॉन्ग टाइम, या लंबे समय तक कोशिश करना। अगला है वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट। स्ट्राइव का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द लाइन है, तो चौथी लाइन है कह रही है टू ट्राई वेरी हार्ड, अर्थात बहुत ही कठिन मेहनत करना, अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। चौथा है द सेलर्स ब्रेस्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ ब्रेस्ड का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं दूसरी लाइन प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट, अपने आप को किसी कठिन कार्य के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल दे रखा है। इसमें दे रखा है कि आपको इस पोएम के अंदर जो डिस्टेंस हैं उसको दिखाने के लिए शब्द दिया गए हैं ए लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर। ये सारे शब्द जो डिस्टेंस को बताते हैं। अब क्लासीफाई द वर्ड्स और फ्रेजेस, यहाँ पर क्लासीफाई करिए, डिफ्रेंशिएट करिए इनको गिवन बिलो वर्ड को बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, जो फार हैं या नियर हैं, ऐसे शब्दों को छांटना है और राइट इन सेपरेट प्रोवाइड,
और उनको अलग अलग उनके कॉलम में लिखना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फार शब्द को प्रयोग करने के लिए आपको जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं कौन कौन से हैं और नियर के लिए कौन कौन से हैं। तो हम फार के लिए पहला शब्द कह सकते हैं मिडल ऑफ नोवेयर, अर्थात वेरी रिमोट, बहुत ही दूर होता है, उसको फार के लिए प्रयोग किया जाता है मिडल ऑफ द नोवेयर को। और दूसरा नियर के लिए भी शब्द किया गया है प्रॉक्सिमिटी, अर्थात बहुत ही पास में। दूसरा शब्द है रिमोटनेस, जो कि इस पैराग्राफ में दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। रिमोटनेस, इसका अर्थ भी होता है फार अवे, बहुत ही दूर। और विसिनिटी, ये विसिनिटी शब्द जो है उसका प्रयोग जो किया गया है वह द एरिया नियर बाय एडजेक्टेंट, यहाँ पर दूर शब्द है उसके लिए दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है यॉन्डर, यॉन्डर का अर्थ होता है ओवर देयर यूजुअली एट ए डिस्टेंस, यॉन्डर का अर्थ भी होता है ऐसा जो बहुत ही दूरी पर होता है। अगला है अफार, अफार का मतलब होता है एट ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, अर्थात ग्रेट डिस्टेंस भी जो होता है उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर स्टोन्स थ्रो, अर्थात एक हाथ की दूरी पर जो होता है उसको स्टोन्स थ्रो कहा जाता है और वेरी क्लोज कहते हैं इसको। लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष जैसे। एन इमेंस डिस्टेंस, जो बहुत ही दूरी पर होता है, वह शब्द जो है वह इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब हेयरलाइन, हेयरलाइन का मतलब होता है बहुत ही टीनी, छोटा सा, नैरो जो होता है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। अगला जो है फार्दर, अर्थात दूर, मोर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार फार और नियर के शब्दों को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि यह फार के लिए है और यह शब्द जो है वह नियर के लिए है।